गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम फर्स्ट यूनिट हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत चैप्टर स्त्रियों की शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान का विस्थापन इस विषय पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। स्त्रियों की शिक्षा का लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान विस्थापन से पूर्व इनके विषय में जानना आवश्यक है। शिक्षा के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कई प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हुई हैं। कहीं शिक्षा आत्मसातीकरण है, कहीं शुभबोध है, कहीं ज्ञान है, कहीं पर सूचनाओं का समूह है, विवेकतापूर्ण है, तो कहीं पर मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास है। शिक्षा के लिए कुछ अभिकरणों की सहायता ली जाती है जो निम्न प्रकार से है। शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत पहले अभिकरण है हमारे औपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण की स्थापना तथा वहाँ का वातावरण और पाठ्यक्रम तथा समय सारणी इत्यादि होते हैं, जिससे उद्देश्यपूर्ण शिक्षा निश्चित अवधि में प्रदान की जा सके। इसके अंतर्गत विद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय आदि आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण के अंतर्गत ये वे अभिकरण आते हैं जिनकी स्थापना शिक्षा के लिए नहीं होती। इनका न तो निश्चित पाठ्यक्रम होता है, न ही समय सारणी होती है। जैसे परिवार, समुदाय, क्योंकि हमें अपने परिवार और समुदाय, जिस संस्था में, जिस परिवार में हम रहते हैं, वहाँ से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए इसे अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। अंशोपचारिक अभिकरण। अभिकरण के अंतर्गत इस प्रकार के अभिकरण का पूर्ण रूपेण उद्देश्य प्रदान करना नहीं होता, जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना। प्रत्येक बालक की पहली शिक्षा का प्रारंभ उसके परिवार से और प्रथम शिक्षिका माता से होता है। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा और उसके प्रति रुझान का बीज उसके परिवार से होता है। अतः स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा की नींव भी परिवार में ही पड़ती है। स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा का इतिहास। स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा का इतिहास जानने हेतु सर्वप्रथम वैदिक काल पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। वैदिक काल में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव नहीं था और स्त्री पुरुष दोनों का परस्पर आदर, मिलजुल कर कार्य करने, आजीविका चलाने, धार्मिक सामाजिक कृत्यों में भाग लेने, वर्णन, वेद आदि के अंतर्गत आया है। इस प्रकार से यहाँ अभेदपूर्ण स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा का प्रचलन दृष्टिगत होता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणीय कर्मकांडों तथा आडंबरों के कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था, परंतु अब स्त्रियों की स्थिति में ह्रास के लक्षण दृष्टिगत होते थे। अब उनका समाज से पूर्व भली भांति स्थान नहीं था और माना जाता है कि बाल विवाह आदि का प्रचलन भी हो गया था। स्त्रियों को फिर भी बौद्ध तथा जैन धर्मों की शिक्षा प्राप्त करने, आजीवन शिक्षिकाओं का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई, परंतु जनसाधारण में स्त्रियों की शिक्षा उपेक्षित दशा में रही है। लैंगिक शिक्षा के केंद्र परिवारों में बालकों तथा बालिकाओं के मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा तथा स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की स्थिति केंद्र में आ गई। मध्यकाल अर्थात मुस्लिम काल में स्त्रियों का इतिहास सबसे दयनीय दशा पर था। वे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जौहर, बहुपत्नी विवाह इत्यादि के कारण पुरुषों से हीन दशा में पहुंच गई थी। स्त्री शिक्षा का जनसामान्य में सर्वथा अभाव था। कुलीन घरानों की स्त्रियों ने अवश्य ही शिक्षा प्राप्त की, लेकिन लैंगिक शिक्षा के अंतर्गत जनसामान्य का अभाव आज भी रहा है। लैंगिक शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। घर तथा बाहर स्त्रियों का अस्तित्व उनके पति, पिता तथा पुत्र के रहमो कर्म पर आश्रित था। स्त्रियों को ऐशो आराम की वस्तु समझा जाता था, परंतु उनके रहन सहन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता था।
ब्रिटिश काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास किए गए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा, उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया एवं स्त्री पुरुषों की लैंगिक समानता के प्रयासों में बाल विवाह निषेध 1829 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक तथा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, जिससे उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ और बढ़ चढ़कर स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। कितूर चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कादिश बेगम, जिगदौर, अरुणा, आसफ अली, लक्ष्मी सहगल, कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत की। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया, उनकी स्वतंत्रता तथा पृथक अस्तित्व को मान्यता दी जाने लगी। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के लिए लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर असमानता की समाप्ति की बात स्वीकार की गई। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39, 42 और 51 आदि के द्वारा स्त्रियों की समानता बिना किसी भेदभाव के करने तथा पुरुषों के ही समान उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी, सती प्रथा, जौहर प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, संपत्ति पर अधिकार न होना तथा विधवा पुनर्विवाह निषेध इत्यादि के विषय में जागरूकता लाने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण किया गया। बालकों एवं बालिकाओं की विवाह की आयु न्यूनतम 18 से 21 वर्ष की गई। घरेलू हिंसा रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना, जिसमें 1987 में सती प्रथा रोक कानून धारा 498 ए के द्वारा दहेज लेने और देने वालों के लिए सख्त कानून तथा 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया। 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पिता की संपत्ति में अधिकार इत्यादि का प्रावधान किया गया। इन प्रयासों में स्त्रियों की शिक्षा, प्रगति और उनके अस्तित्व संबंधी जितने भी कार्य होते थे उनके लिए पुरातन प्रतिमानों में परिवर्तन लाया गया। स्त्रियों की बढ़ती शैक्षिक मांग के साथ साथ लैंगिक शिक्षा की मांग भी दृढ़ होती गई। लैंगिक शिक्षा के द्वारा बालक बालिकाओं के स्वस्थ, सकारात्मक, उदार दृष्टिकोण का विकास होता रहा। स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमान। स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के अध्ययन विभिन्न कालखंडों के द्वारा निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जो हमारे स्त्री शिक्षा लैंगिक शिक्षा संबंधी प्रतिमान है उनका अध्ययन हम इस प्रकार से करेंगे। पहले हमारा आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा प्रतिमान स्वरूप वेद मंत्रों के रचयिता तथा विदुषी गार्गी, मैत्री, अपाला, विश्ववारा, सुमेधा इत्यादि के रूप में प्राप्त होती है। दूसरा है हमारा बालकों के समान बालिकाएं भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी। तीसरा सहज शिक्षा का प्रचलन था। चौथा लैंगिक शिक्षा प्राचीन कालीन धर्मशास्त्रों, नीति ग्रंथों तथा महाकाव्यों के पुटों द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट नंबर है आदर्श तथा पुरुषोत्तम राय के चरित्र एवं सतियों के चरित्र द्वारा लैंगिक शिक्षा, जिसमें स्त्रियों तथा पुरुषों के गुणों, कृत्यों तथा जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट नंबर है शिक्षा। लैंगिक शिक्षा परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट नंबर स्त्री शिक्षा के प्रारंभ में भेदभाव नहीं था, परंतु धीरे धीरे होने लगा। नेक्स्ट बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन नहीं था, जिससे स्त्रियों की स्थिति सशक्त थी और वे आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र थी। नंबर 2 हमारा आता है मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत नंबर 1 पुरुषों की श्रेष्ठता की स्थापना हो चुकी थी। नंबर 2 स्त्रियों को भोग तथा विलास की वस्तु समझा जाने लगा था। नंबर 3 स्त्री शिक्षा का समुचित प्रबंध नहीं था। नंबर 4 स्त्री शिक्षा की असुरक्षा
की भावना थी। नंबर 5, लैंगिक शिक्षा एक पक्षीय थी जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाया जाता था, परंतु पुरुषों को नहीं। नंबर 6, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा स्वतंत्रता नहीं थी। नंबर 7, सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था। नंबर 8, लैंगिक शिक्षा हेतु कहानियों तथा दृष्टांतों का आश्रय लिया जाता था, परंतु उनमें स्त्री की सशक्त भूमिका नहीं होती थी। नंबर 3, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत नंबर 1, स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा की आवश्यकता थी। नंबर 2, औपचारिक शिक्षा के रूप में लैंगिक शिक्षा का प्रबंध किया गया। नंबर 3, पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता का समावेश किया गया। नंबर 4, सह शिक्षा का प्रचलन किया गया। नंबर 5, स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक भेदभावों में कमी हेतु लैंगिक शिक्षा के विस्तार में जन सामान्य की भागीदारी प्रदान की गई। नंबर 6, जनसंचार के माध्यमों द्वारा स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा में परिवर्तित प्रतिमान से अवगत कराया गया। नंबर 7, स्त्री शिक्षा के प्राचीन प्रतिमानों के स्थान पर बदली परिस्थितियों के अनुरूप नवीन प्रतिमान की स्थापना की गई। नंबर 7, स्त्रियों का पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक दक्षता हेतु संस्थानों पर बल दिया गया। नंबर 8, स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पत्राचार, पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि का शुभारंभ किया गया। नंबर 9, महिला समाख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ किया गया। नंबर 10, लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के लिए महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की गई। इस प्रकार से इन तीनों कालों में प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल के अंतर्गत तथा समाज एवं समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन लाया गया। पहले मनुष्य पैदल, बैलगाड़ी आदि और अब मिनटों में सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़ तक यात्रा करता है। निश्चित रूप से स्त्री शिक्षा और लैंगिक शिक्षा के आदर्शों में परिवर्तन आया है। अब स्त्रियां अपने अधिकारों, अस्तित्व के साथ साथ अपनी रुचियों, आर्थिक सशक्तिकरण, अवकाश के समय भी सदुपयोग कर सकती हैं और साथ ही रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ शिक्षा ग्रहण भी कर रही हैं। राष्ट्र की प्रगति, सामाजिक उत्थान में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी है। वे आज राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही है।